लोग शिक्षा में बहुत अच्छे थे शुरू से ही, और उसके बाद खेलों में भी हम लोग बहुत अच्छे थे। आरबीएस कॉलेज में मुझे उस समय एक बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता था। खैर उनकी हत्या हो गई, उसके बाद कॉलेज में चुनाव नहीं हो रहे थे, तो हम लोगों ने 1 साल भर आंदोलन किया बराबर, पूरे रात दिन 1 महीने हम लोग धरने पर बैठे। लेकिन हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी, बहुत कार्य किया था, तो वहाँ की जनता ने विश्वास जताया और बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। वो चुनाव बहुत कठिन था। जब हम लोग चुनाव जीत गए तो सोच रहे थे आखिर जीत कैसे गए, यहाँ तो कोई पेशन ही नहीं बनती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से बड़ा कोई हमारा गुरु नहीं हो सकता। 3 बार विधायक बनने का राज। हमारा जो शहरी क्षेत्र है यमुना पार का, उसमें पीने की पानी की बहुत भयंकर समस्या है। पीने के पानी को खरीदा जाता है, टैंकर्स चलते हैं, लोग प्रतिदिन, हमारे जो गरीब परिवार हैं, देहाती क्षेत्र में पानी के लिए भी 400 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। जो हम एटा की नहरों से पानी गंगा जल ला रहे हैं, उसके लिए हमारे जलाशय बन रहे हैं, ओवर टैंक बन रहे हैं, वो भी 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है। एक समस्या जरूर आ रही है बिजली में बहुत बड़ी, जो नई कॉलोनियाँ कट रही हैं वो मानकों के अनुसार नहीं कट रही हैं, तो उनमें जो लोग रहते हैं उन्हें बिजली नहीं मिल पाती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश ही नहीं और देश ही नहीं, विश्व में भी उनकी कानून व्यवस्था की चर्चा होती है। और वैसे अगर विपक्ष की बात होगी तो निश्चित रूप से राजभर साहब का सम्मान हमेशा रहेगा, और मैं एतमादपुर की जनता का सदैव आभारी रहूँगा कि उन्होंने दूसरी बार विधायक बनाया है और वो तीसरी बार भी विधायक बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। नमस्कार, मैं हूं हिमेश बिथरिया और आप देख रहे हैं लोक भारती पॉडकास्ट। राजनीति में लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो नेता जनता के विश्वास से जुड़े होते हैं उनका सिक्का हर दौर में चलता है। आज हमारे साथ ताई नगरी आगरा की सियासत का एक ऐसा ही कद्दावर और अनुभवी चेहरा मौजूद है, जिन्होंने शिक्षा की गहराई और राजनीति की बारीकी दोनों को बेहद करीब से जिया है। हमारे आज के विशेष अतिथि हैं एतमादपुर विधानसभा से लोकप्रिय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी। डॉक्टर साहब पेशे से प्रख्यात शिक्षाविद रहे हैं। गणित जैसे जटिल विषय में एमएससी और पीएचडी करने के बाद आपने लंबे समय तक अध्यापन किया। इसके बाद आपका रुख सियासत की तरफ हुआ और आपका यह सफ़रनामा बेहद दिलचस्प रहा। समाजवादी पार्टी, जनमोर्चा, बसपा और वर्तमान में भाजपा, इन तमाम पड़ावों के बीच आपकी पार्टियां भले ही बदलीं, लेकिन आपके प्रति जनता का भरोसा कभी नहीं बदला। आप 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं, 2007 में दयालबाग से और फिर 2012 व 2022 में एतमादपुर से। अलग राजनीतिक माहौल में भी हर बार जनता का जनादेश हासिल करना आपकी मजबूत ज़मीनी पकड़ और बेजोड़ जनसंपर्क को साबित करता है। क्षेत्र में बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विकास कार्यों को लेकर आपकी सक्रियता हमेशा चर्चा में रहती है। आज की इस विशेष बातचीत में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे इनके इस लंबे सफ़र की अनकही कहानियाँ, एतमादपुर के विकास का रोड मैप और 2027 के चुनावी समर को लेकर उनकी तैयारियाँ। डॉक्टर साहब, आपका लोक भारती में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे आपके बचपन को ही लेकर एक सवाल करूंगा। आपका बचपन कैसा रहा? हम लोग मैनपुरी में हमारा एक गांव है नंगला जुला, वहाँ के रहने वाले। हमने 12th तक की पढ़ाई वहाँ कृष्ण इंटर कॉलेज में की। पढ़ाई और खेल हम लोगों के शौक़ थे। उसके बाद हम लोग साइंस के स्टूडेंट थे। उस समय मैनपुरी में साइंस नहीं होती थी, तो हम लोगों को आगे की पढ़ाई के लिए आगरा आना पड़ा। हम लोगों ने आरबीएस कॉलेज में एडमिशन लिया। शिक्षा की तरफ हमारा शुरू से ही, हम लोग शिक्षा में बहुत अच्छे थे शुरू से ही, और उसके बाद खेलों में भी हम लोग बहुत अच्छे थे। आरबीएस कॉलेज में मुझे उस समय एक बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता था, उसे कॉलेज प्रोफेंसी कलर बोलते थे, वो भी मुझे मिला। उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन थी कि 2 फर्स्ट क्लास होनी चाहिए 4 में से, हाई स्कूल, इंटर, बीएससी और एमएससी में से, और 3 यूनिवर्सिटी टीम में, खेल की जो स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी टीमें बनती थी उस समय आगरा यूनिवर्सिटी की, उसमें सिलेक्शन होना चाहिए। और जो कॉलेज के एथलेट्स होते हैं उनमें भी कम से कम 2nd स्थान आना चाहिए किसी भी एक मीट में।
तो उस समय हम लोगों ने ऊंची कूद में सेकंड स्थान प्राप्त किया था, वो भी मुझे मिला। और बहुत मेहनत से हम लोगों ने पढ़ाई करने का काम किया और फिर थोड़े दिन बाद वहाँ जब जगह निकली तो हम लोग वहीं प्रोफेसर बने। राजनीति में आने का फैसला कैसे लिया? उसी समय जब मैं आरवीएस कॉलेज में आया 83-84 में, तो वर्तमान अध्यक्ष थे एक शिशपाल सिंह जी, बहुत अच्छे लड़के थे वो। उनकी 84% थी बीएससी एजी और एमएससी में। खैर उनकी हत्या हो गई, उसके बाद कॉलेज में चुनाव नहीं हो रहे थे, तो हम लोगों ने 1 साल भर आंदोलन किया बराबर, पूरे रात दिन 1 महीने हम लोग धरने पे बैठे। उसके बाद अगली साल 86-87 में चुनाव हुए शासन के, मैं प्रेसिडेंट बना। तभी से राजनीति का सफ़र शुरू हो गया। शिक्षक से विधायक बनने का सफ़र? अध्यक्ष रह चुका था, राजनीति की तरफ रुझान हो चुका था, हम लोग मेहनत करने लगे और धीरे धीरे मौका लगा, दयालबाग से लड़ने का मौका मिला। वो बहुत ऐतिहासिक चुनाव था। दयालबाग बहुत कठिन विधानसभा थी, वहाँ से जनमोर्चा जैसी छोटी पार्टी से जीतना बड़ा कठिन था, लेकिन हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी, बहुत कार्य किया था, तो वहाँ की जनता ने विश्वास जताया और बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। वो चुनाव बहुत कठिन था, सामने बहुत कदावर नेता थे। उस समय बसपा के 2 बार मंत्री रहे किसान लाल बघेल, वर्तमान में वो मिनिस्टर थे उस समय। विजय सिंह राणा बहुत बड़े और अच्छे नेता माने जाते थे किसानों के, वो भी 4 बार के विधायक थे। और चौधरी उदयवान सिंह। वो चुनाव बहुत कठिन था, लेकिन जनता ने हमारा साथ दिया, हर समाज हर वर्ग ने, कि वो जाति के आंकड़ों से तो वो विधानसभा ऐसी थी कि हमारा कुछ बनता ही नहीं था, लेकिन सर्व समाज के लोगों ने आशीर्वाद दिया, वो चुनाव हमने जीता। और उसमें विजय सिंह राणा जी और आदरणीय चौधरी उदयवान सिंह की तो जमानत जब्त हुई, जनता ने इतना प्यार दिया। लेकिन हम लोगों ने वहाँ बहुत विकास कार्य किए, पुल, सड़क, स्कूल जो भी कर सकते थे, तो वहीं से हमारी शुरुआत हुई। आपकी सादगी की काफ़ी चर्चा है, इसका ये हमारा परिवार भी, हमारी वाइफ भी एमएससी पीएचडी हैं बॉटनी से, आगरा कॉलेज से। उनका बहुत दिन भर हमारा पूरा परिवार घर को देखना और जो जनता हमारे पीछे आती है उसका भी ध्यान रखते हैं। हमारा बेटा भी बहुत सादगी से, हम लोग 3 बार विधायक हो गए, लेकिन कभी आपने हमारे परिवार की कहीं कोई शिकायत नहीं सुनी होगी। तो हमारा पूरा परिवार ही सादगी में विश्वास करता है और हमारा लक्ष्य है जनता की सेवा करना। उसी लक्ष्य में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जनता के बीच सहज रहना ये राजनीति में कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। आज जनता चाहती है कि आप सीधे उसके संपर्क में रहें, और जब जनता चाहे तब आप उसके लिए उपस्थित रहें। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि सदैव जब भी हमारी जनता में याद करे, हम लोग जनता के बीच में रहें। विधायक जी, पहला चुनाव कितना कठिन रहा था आपका? बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। जब हम लोग चुनाव जीत गए तो सोच रहे थे आखिर जीत कैसे गए, यहाँ तो कोई ओकेजन ही नहीं बनती है। लोग मजाक बना रहे थे जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, अरे ये क्या होगा, इसका ऐसे 5,000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ दयालबाग की जनता की, उन्होंने निर्दलीय चुनाव जिता दिया और मैं हमेशा उनके आभारी रहेंगे कि उन्होंने पहली बार विधायक बनाया। आप राजनीतिक गुरु सबसे बड़ा किसे मानते हैं? अब आज की डेट में तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से बड़ा कोई हमारा गुरु नहीं हो सकता। विधायक, दल बदलने की सबसे बड़ी वजह क्या रही? कोई वजह नहीं थी, हर आदमी अच्छे चांस की तरफ जाता है। देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ी बात राष्ट्रभक्ति, देश के हित की बात करने वाली, तो मौका मिला तो हम लोगों ने उस मौके को चुना। 3 बार विधायक बनने का राज? ईमानदारी और मेहनत। एतमादपुर की सबसे बड़ी उपलब्धि किसे मानते हैं आप? हमने बहुत अच्छे कार्य किए। हमारे यहाँ शहरी क्षेत्र की हम पहले बात करते हैं, इसलिए हमारी विधानसभा 2 हिस्सों में बटी है। करीब 2 लाख वोट हमारा शहरी क्षेत्र का है और 2.5 लाख वोट करीब ग्रामीण का है, जिसमें 2 ब्लॉक हैं, एतमादपुर नगर पालिका है। हमारा जो शहरी क्षेत्र है यमुना पार का, उसमें पीने की पानी की बहुत भयंकर समस्या थी। पीने के पानी को ख़रीदा जाता है, टैंकर्स चलते हैं, लोग प्रतिदिन, हमारे जो गरीब परिवार हैं, इसलिए हमारी जो एतमादपुर की कस्बे, जो हमारा शहर की आबादी है, वो एक मध्यम परिवार है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री इलाका है। दोनों इंडस्ट्रियल एरिया हमारे यहाँ ही हैं, चाहे नूनिहाई हो और चाहे फाउंड्री नगर हो, तो पानी वहाँ बिकता था। तो मैं जब 2012 में विधायक बना तो मैं उस समय नियमों, मैंने विधानसभा में कई बार इस मुद्दे को उठाया,
पानी को लेकर 3-3 हत्याएं भी हो चुकी थी वहाँ। खैर उस समय की सरकार ने उस समय हमारे लिए एक 35 करोड़ रुपए के एक छोटा प्रोजेक्ट स्वीकृत किया, तो वो 14 तक बन के तैयार हो गया। 14 में काफ़ी हिस्से को पानी मिलने लगा। नाव की सराय में एक हम लोगों ने 16 ट्यूबवेल लगाए और उससे पानी की योजना शुरू की। जब मैं 22 में विधायक बना तो मैंने पहला ही संकल्प लिया था कि सबसे पहले हम यमुना पार में एक नया वाटर वर्क्स बनाने के प्रयास करेंगे। हमने प्रयास किए, हमारे सांसद आदरणीय एसपी सिंह बघेल साहब ने भी पूरा सहयोग किया और मुझे 23 में ये स्वीकृति मिली। 413 करोड़ से एक नया वाटर वर्क्स यमुना पार में पुइया में बहुत तेज़ी से उसका निर्माण चल रहा है। उसमें हम 11 नए ओवर टैंक बना रहे हैं, करीब 350 किलोमीटर नई लाइन डाल रहे हैं और 55 MLD का वो वाटर वर्क्स बन रहा है और उसमें RO भी लगाएंगे। यानी कि जब वो चालू हुआ तो लोगों को RO वाला पानी मिलेगा, बहुत अच्छी गुणवत्ता का। ये हमारे लिए शहरी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा काम था। उसके अलावा एक टेढ़ी बगिया से सादरा तक हमारे CM ग्रिड की 77 करोड़ की एक रोड भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। 35 करोड़ की हमारी सादरा से थाना जो है अदमादौला मोड़ तक की भी कार्य स्वीकृत हो गया। बुद्धा पार्क आपने देखा होगा, कभी आप गए होंगे, बहुत सुंदर पार्क बनाया जा रहा है 20 करोड़ से अधिक की लागत से, वहाँ भी कार्य चल रहा है शहरी क्षेत्र में। ऐसे हमारे देहात में हमारे बहुत बड़े बड़े काम हम लोगों ने किए। हम लोगों ने 2 पुल तो यमुना नदी पे हमारे स्वीकृत हो गए हैं। इसका कल ही एक पुल का भूमि पूजन हुआ है, आनंदी बिहारों से गिजौली। ये 147 करोड़ से बनेगा और हमारा बिल्कुल शहर हमारे इस खंदौली ब्लॉक से जुड़ जाएगा। केवल 10-12 किलोमीटर में हमारे जो खंदौली ब्लॉक के सारे गांव हैं वो शहर से जुड़ जाएंगे। हमारे उन गांव के बच्चों को स्कूल आना बहुत आसान होगा। आगरा में अपने जॉब्स के लिए आते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं, बहुत सुविधा होगी और शहर का भी विकास होगा कि शहर जमुना के मारे वहाँ जमुना के किनारे तक शहर का विकास पहुँच के रुक गया है। और दूसरा पुल हमारा समोगर एक घाट है, वहाँ 94 करोड़ का स्वीकृत हो गया है वो टेंडर की प्रक्रिया में। और हमने शहर में भी हमारा 1 लाख बोट यमुना नदी और रेलवे लाइन के बीच में फंसा हुआ है, उनके लिए कोई भी बहुत अच्छा रास्ता नहीं है। एक हमने 12 में एक अंडरब्रिज बनवाया था, उसमें भी बरसात में पानी भर जाता है, तो वो भी उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी विशेष कृपा से 90 करोड़ का एक RO भी स्वीकृत कर दिया है। उसकी भी टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है, पेड़ काटने की अनुमति ली जा रही है। तो इस शहरी क्षेत्र में भी हमने बहुत अच्छे काम किए। और देहात में हमारा 25 करोड़ से CM मॉडल कंपोजिट विद्यालय बन रहा है, जिसमें प्री नर्सरी से लेके 12 तक की कक्षाएं लगेंगी। 30 कमरे, सभी बहुत हाइट स्मार्ट रूम ही बनेंगे और पूरे कैंपस का पूरा स्टाफ भी वहीं निवास करेगा। उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। 40 बीघे में 8 एकड़ में हम उस स्कूल को बना रहे हैं। बाहर से भी उसमें रह सकते हैं? हाँ, वो तो रेजिडेंशियल तो नहीं होगा, लेकिन उसमें 1500 की क्षमता होगी और पास के और फ्री शिक्षा है सरकार की। और उसमें 5 करोड़ से एक हमारा मिनी स्टेडियम भी बना रहे हैं उसमें, वो अभी मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँच गई है फाइल। तो हमारा वो बहुत बड़ा काम है। और देहाती क्षेत्र में पानी के लिए भी 400 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो हम एटा की नहरों से पानी गंगा जल ला रहे हैं। उसके लिए हमारे जलाशय बन रहे हैं, ओवर टैंक बन रहे हैं, वो भी 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और हमारी जलेसर रोड, वो अभी मेरे लिए कुछ चैलेंज है कि उसमें सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति रह गई है, 13 जुलाई डेट लगी है। उसके लिए भी 686 करोड़ भारत सरकार ने उसका स्वीकृत किया है नवंबर 2022 में। तो जैसे ही पेड़ों की अनुमति मिल जाएगी, उसका भी चौड़ीकरण और शुद्धिकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। युवाओं के लिए नई क्या योजना है? एक हमें अभी सरकार ने घोषणा की है कि हर मंडल मुख्यालय पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाएगा। मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे लगता है मुझे बहुत शीघ्र एक स्पोर्ट्स कॉलेज, हमारी खेड़ी अड़ू एक ग्राम सभा है, वहाँ पे सरकार के मानकों के अनुसार 50 एकड़ भूमि की उपलब्धता की ज़रूरत थी, वो हमें मिल गई है। और हमारा प्रपोजल भी सरकार तक पहुँच गया, उस पर तेज़ी से उसका एस्टीमेट बनाया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी सरकार की तरफ से ये तोहफा आगरा को मिलेगा और स्पोर्ट्स कॉलेज आगरा में बनेगा। विधायक जी, अभी आपकी माने तो अभी कौन सा वादा आपका अभी अधूरा है? हमारा आलू के किसानों को लेकर थोड़ी समस्याएं हैं। उन्हें बहुत अच्छे उनके जो फसलों के जो दाम उन्हें मिलने चाहिए थे आलू के, वो नहीं मिल पा रहे हैं। उसके लिए मैं हालांकि मुख्यमंत्री से बराबर मिल चुका हूँ, फिर प्रयास कर रहा हूँ कि अभी पश्चिम बंगाल की सरकार ने 200 रुपये पर कुंटल एक सब्सिडी की घोषणा की है अपने बंगाल के आलू के किसानों के लिए।
तो हमारा भी प्रयास है, अभी कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के लोग भी मिले थे कि मुख्यमंत्री से हमने समय मांगा है तो किसानों को अगर कुछ उसमें भाड़ा में रियायत मिल जाए या कुछ ऐसा अनुदान सरकार दे दे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी आलू की सबसे बड़ी खेती होती है हमारी विधानसभा में, और आगरा आलू की दृष्टि से इस समय प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर अगर कहीं खेती होती तो आगरा में होती है। तो आलू की किस 2027 चुनाव से पहले ये हो सकता है? कोशिश कर रहे हैं कोई हल निकले। अभी हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर आलू का केंद्र, बीज का बहुत बड़ा केंद्र सिंगना में खुल रहा है, पेरू की एक संस्था द्वारा बनाया है, बहुत बड़ा काम है। उसके चालू होने के बाद निश्चित रूप से आगरा के आलू किसानों को उसका बहुत लाभ मिलेगा। जनता की सबसे ज़्यादा शिकायत क्या है? जनता की ज़्यादातर शिकायत पीने की पानी, बिजली, छोटी छोटी सी। हमारे यहाँ कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं कि मैंने अपने पिछले कार्यकाल में भी 10 नए बिजली घर बनवाए, 132 भी बनवाए पोइया में और कुरगमा में, और अभी हमने नया एक बिजली घर 8 करोड़ से खंदौली में बनाया। तो हमारे यहाँ और हर वित्तीय वर्ष में हम लोग बिजनेस प्लान से 8-10 करोड़ के काम करते हैं। तो हमारे यहाँ बिजली की बहुत समस्या नहीं है, छोटी छोटी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, कहीं कोई नए घर बन जाते हैं। एक समस्या ज़रूर आ रही है बिजली में बहुत बड़ी, जो नई कॉलोनियाँ कट रही हैं वो मानकों के अनुसार नहीं कट रही हैं, तो उनमें जो लोग रहते हैं उन्हें बिजली नहीं मिल पाती। फिर वो उम्मीद के साथ हमारे यहाँ आते हैं तो हम भी उनकी मदद नहीं कर पाते कि नियमों में बंधे हैं। तो जैसे भी उनकी भागदौड़ करके हम जो मदद कर पाते हैं वो करते हैं, लेकिन वो एक बड़ी समस्या है। कनेक्शन वगैरह में दिक्कत रहती है? हाँ, दिक्कत है। नियम ये है कि जो उच्चीकृत कॉलोनी होगी सरकार की वहीं मिलेगा। उसके लिए सरकार ने अभी 70 रुपये फीट के हिसाब से एक योजना भी निकाली है, लेकिन वो अक्सर वो बेचारे गरीब परिवार होते हैं तो वो पैसा वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सिस्टम में भ्रष्टाचार कम हुआ है? निश्चित रूप से बहुत कम हुआ है, लेकिन सिस्टम है, और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है योगी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर तो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में समय होगा। जो नए तरीके कार के आ रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं, तो उनसे घट भी गया, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बहुत मिनिमाइज तो हो ही जाएगा। अधिकारियों से तालमेल बैठाने कितना चुनौतीपूर्ण? हमारा तो बहुत अच्छा तालमेल रहता है। हमारा कभी कोई कार्य आज तक तो रुका नहीं। हमारे सभी अधिकारियों से बहुत अच्छे संबंध रहते हैं। किसानों के लिए आगे आलू, एक तो आलू हो गया, एक आलू मुद्दा है। हमने नहरों पर बहुत काम कर लिया है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या पूरे प्रदेश की है बेसहारा पशुओं की, हमने उस पर भी बहुत काम किया है। हमने एक बहुत बड़ी गौशाला ईडा, जो यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी है, उससे करीब 18 करोड़ से हमने 2500 क्षमता की एक बड़ी गौशाला धौरहू में बनाई है। उसमें एक पार्ट हमारा शुरू हो गया, अभी 600 बेसहारा पशु उसमें हैं, और सरकार से भी जो एक योजना थी 400 गायों वाली, वो भी हमने 5 गौशालाएं अपने क्षेत्र में बना ली हैं, सब इस समय भरी हुई हैं। तो करीब हमारे 2200 बेसहारा पशु इस समय गौशाला में हैं, और 15 से 2000 जो बचे हैं कोशिश करेंगे अक्टूबर अभियान चला कर हमारे पास गौशाला तैयार हो गई है। ईडा की बहुत बड़ी गौशाला है धौरहू में, उसमें उन्हें रखने का काम करेंगे। तो वो भी एक बड़ी समस्या थी। मुझे लगता है कि 100% तो सॉल्व नहीं होती, होता क्या कि जैसे हम उन सबको अंदर लाते हैं, कोई ना कोई बगल के ज़िले से अपने पशु को छोड़ जाता है, जलेसर की तरफ से लोग छोड़ जाते हैं। तो वो समस्या ऐसी है कि वो एकदम बंद नहीं हो पा रही, लेकिन हमने काफ़ी उसे मिनिमाइज कर दिया है। कानून व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश ही नहीं और देश ही नहीं, विश्व में भी उनकी कानून व्यवस्था की चर्चा होती है। मुझे चुनाव में कई प्रदेशों में जाने का अवसर मिला। हर आदमी चाहता था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी कुछ दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएं, कुछ दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं, ऐसी वहाँ की जनता आवाज़ उठाती थी। तो निश्चित रूप से माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था इससे अच्छी नहीं हो सकती, इतनी अच्छी है। और कहीं भी कोई आपने देखा होगा कोई बदमाश, गुंडा बदमाश कहीं प्रदेश क्या प्रदेश से बाहर या जेलों में ही हैं, और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 2027 का चुनाव किन मुद्दों पर होगा? हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा मुद्दे नहीं रहते। जो हम लोग 5 साल मेहनत करते हैं तो चुनाव बहुत, तो हम लोग बड़े आराम से चुनाव लड़ते हैं, कभी कोई चिंता नहीं होती है। और रूटीन जैसा आज से रूटीन रहता है, ऐसा हम लोगों का चुनाव में भी रूटीन रहता है। और मैं एतमादपुर की जनता का सदैव आभारी रहूँगा कि उन्होंने दूसरी बार विधायक बनाया है, और वो तीसरी बार भी विधायक बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। और मैं ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के संगठन, जो जिम्मेवारी हमें संगठन द्वारा दी जाती है, उस जिम्मेदारी को हम ईमानदारी से पूरा करते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी रेहनकला में आए,
3 दिन का ही हम लोगों को समय दिया गया था, लेकिन उस 3 दिनों में भी बहुत बड़ी सभा हुई। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दल भी नहीं है आज की डेट में। कहीं चुनाव ऐसा नहीं लगता कि कोई दल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएगा। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। डॉक्टर साहब, अगर विपक्ष के नेता के बारे में बात की जाए तो किसका सम्मान करते हैं आप? हम लोग तो सभी का सम्मान करते हैं। राजनीति में अपना एक हम लोगों का तरीका होता है, राजनीतिक में विचारों का मतभेद होता है। हम किसी का कभी असम्मान करने की सोचते भी नहीं हैं, लेकिन जो हमारा लक्ष्य, जो उद्देश्य, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमें काम दिया जाता है उसे करने में अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। और वैसे अगर विपक्ष की बात होगी तो निश्चित रूप से राजब्बर साहब का सम्मान हमेशा रहेगा। सोशल मीडिया ने राजनीति में कितना बदलाव बहुत किया है? बदलाव किया। उसका उपयोग भी है और दुरुपयोग भी लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत उपयोग है। हम लोग अपनी बात बहुत आसानी से अपनी जनता के बीच में पहुंचा सकते हैं। बहुत बड़ा बदलाव है और बहुत हम लोगों को सोच समझ के भी हर बात बोलनी पड़ती है। जब हम लोग किसी सभा में या कहीं बोल रहे होते हैं तो हर आदमी उसे उसकी वीडियो बना रहा होता है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन है। और जब कोई परिवर्तन होता है तो हितों में ही, जनता के हितों में ही रहता है, क्योंकि अब जब कोई हम लोग वादे करते हैं तो उन वादों को पूरा करना कर्तव्य भी होता है और मीडिया से एक दबाव भी रहता है कि हम उन वादों को जल्दी जल्दी पूरा करें। अगला लक्ष्य क्या होगा? अगला लक्ष्य 2027 है। अदमातपुर से भारी बहुमत से जीतने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की जहाँ जहाँ संगठन हम लोगों का उपयोग करेगा ज़िले में या प्रदेश में, उसके लिए भी, पार्टी के लिए भी ईमानदारी से और मेहनत से काम करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको आगरा की जनता भी देख रही है, लोक भारती के दर्शक भी देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं तो यही कहूँगा भाई, ईमानदारी से अच्छा काम करने वाला, जो अपनी पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करे, जनता के लिए काम करे, ऐसे लोगों को ज़रूर चुने, जिससे क्षेत्र का विकास हो, आगरा और हमारा विकसित शहरों में जाना जाए। और आगरा जो नई ऊंचाइयां, आज देश में बहुत सारे शहर बहुत आगे निकल रहे हैं, उन शहरों की श्रेणी में हमारा आगरा सम्मिलित हो। लोक भारती को अपना विशेष समय देने के लिए मैं लोक भारती का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। समय देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमुख कार्य थे या हमारी मन की बात थी, जो हमारे अगला भविष्य के लक्ष्य उन्हें भी जनता तक आपने पहुँचाया, उसके लिए मैं लोक भारती का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।